गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, केम छो, सत श्री अकाल, हाउ आर यू। आज हम एक बार फिर से आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मोस्ट वेलकम करते हैं। और जिस तरह से हमने जो 2 दिन पहले जो एक क्लास हमने कल जो हमारे ऑनलाइन प्लेलिस्ट में आई, जो हमारे चैनल पे आई थी, उसमें हमने देखा था कि हमारे जो बीए पार्ट 2 है उसके में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया था पेपर 1 के। और आज मैं अब पेपर 2 के लेके आया हूँ, जिसका एग्ज़ाम आपके 20 तारीख को है। कितनी तारीख को है? 20 को है। और आई होप कि आप सब लोग इसमें अच्छा करोगे, क्योंकि मैंने अपने तरफ से पूरा इसमें सहयोग दिया आपका। तो आई होप कि आप लोग भी क्या करोगे, इसको अच्छे से करके जाओगे। ये जो मैं पेपर लेके आता हूँ, जो क्वेश्चंस लेके आता हूँ, ये हमारी जो यूनिवर्सिटी है JNVU, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जो हमारी जोधपुर में है, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। ये मेरे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं गैस करता हूँ इन चीज़ों को, ठीक है। जिसमें क्या करूँगा, मैं अपना जो पूरा सिलेबस है पेपर 2 का, उसको मैं क्या करूँगा, उसका एक एक पॉइंट और एक एक बिंदु के ऊपर मैं क्या करूँगा, बहुत ही कम समय में आपका पूरा जो हमारा सिलेबस है उसको रिवाइज करवाने का मैं पूरा यहाँ पे क्या करूँगा, हेल्प करूँगा आप लोगों की। और आई होप कि आपके ये जो क्वेश्चंस हैं ये कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम के अंदर किसी ना किसी रूप में मिल जाएंगे, ठीक है। ये हमारे इंग्लिश लिटरेचर के लिए ये माना जाता है कि क्योंकि हमने देखा है कि इंग्लिश लिटरेचर के बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि क्या है कि ऐसे कोई भी क्वेश्चंस नहीं डालते हैं, आपको कहीं भी नहीं मिलते हैं, ठीक है। डालते भी हैं तो वो क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप डालते हैं जो कि अपने किसी काम के नहीं होते। और उसके बाद वैसे भी हमारी जितने भी कॉलेज हैं वहाँ पे हम देखते भी हैं कि हमारे टीचर्स की कमी है, क्योंकि हायर एजुकेशन के ऊपर ऐसे टीचर्स मिलना इंग्लिश लिटरेचर के बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि जो हमारी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो बड़ी बड़ी, वहाँ पे टीचर्स अवेलेबल रहते हैं। और जो हमारे लोकल जो कॉलेजें हैं, जैसे अलग अलग, जैसे आपके क्षेत्र में जो आपके रीजनल एरिया के अंदर, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं मिलती। और आजकल हर बच्चा चाहता है कि वो कुछ ऐसा सब्जेक्ट ले जो कि आगे इन फ्यूचर इसके क्या हो काम आए। तो आज हम उसी, और हम क्या करेंगे, मैं आपकी पूरा सहयोग करूँगा, आप भी सीखना, मैं भी सीखूँगा। दिन ब दिन क्या कर रहा हूँ, मैं एक नया अपने अंदर चेंज लाके मैं आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के आपके सामने आता हूँ, कुछ ना कुछ चेंजेस करता हूँ खुद अपने लेवल पे, खुद अपना वीडियो देखता भी हूँ और उसमें लगता है कि वास्तव में मेरे को और कुछ चेंजेस करने चाहिए, वो मैं यहाँ पे पूरा कर रहा हूँ। और आई होप कि आपके ये बहुत काम आएगा। और आपके जो 20 तारीख को एग्ज़ाम है, जो हमारी आने वाली जो 20 तारीख है, क्योंकि 16 वाला जो पेपर था आपने रिकॉर्डिंग कर लिया यहाँ पे, और आपकी जो क्लास है वो आपके सामने दे दी है। आप लोगों ने खूब प्यार दिया उसमें, और भी शेयर करना ताकि अपने और भी छोटे जो भाई बहन हैं उन्हें वो वीडियो मिल जाए। ये वीडियो भी हम क्या करेंगे, इसी तरह से आपके सामने आज शाम तक आ जाएगा, आप लोग देखना अच्छे से। और यहाँ पे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाए। कुछ गलती हो तो माफ़ करना। और इसके साथ ही हम क्या करते हैं, अब समय वेस्ट नहीं करते हुए हम अपना जो पेपर 2 है, पेपर 2 के अंदर हमारा जो पोर्शन है वो है, एक तो कॉमेडी है, उसके अंदर एक ड्रामा है, और एक क्या है, नॉवल है। तो तीनों चीज़ों की जो 3 बुक्स हैं हमारे अंदर इस पेपर 2 के अंदर, जो BA सेकेंड ईयर है JNU के अकॉर्डिंग, उसके सिलेबस के अंदर सबसे पहली जो बुक है हमारी वो कौन सी है, 12th नाइट। कौन सी है? 12th नाइट करके जो बुक है हमारी वो है सबसे पहले। उसके अंदर क्या है जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखी हुई है। किसने लिखी हुई है? शेक्सपियर ने, ठीक है। बहुत ही सुंदर इनकी एक कॉमेडी है। उसके बाद है हमारी अंधा युग, जो कि धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है। और थर्ड जो बुक है हमारी वो कौन सी है? कैंडिडा, जो कि क्या है, कैंडिडा, जिसने ये बुक GB शॉ ने लिखी है, जो कि बहुत अच्छे लेखक माने जाते हैं हमारे इंग्लिश लिटरेचर के। तो ये सारी जो तीनों बुक हैं, तीनों जो नॉवेल्स है, कॉमेडी है, जो भी ड्रामा है, ये हमारे सामने क्या है, मैं एक एक करके इसको अच्छे से, इसके जो क्वेश्चंस हैं आपके सामने मैं लेके आऊँगा, जो आपके काम आएंगे एग्ज़ाम के अंदर। तो आप अच्छे से इनको देख के जाना
और आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन वहाँ पे हूबहू मिल जाएंगे। तो अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे जो क्वेश्चन है उसकी। हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन आएगा वो ये है कि राइट ए। सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं 12 नाइट का, जो 12 नाइट जो बुक है हमारी उसका क्वेश्चन लेके चल रहे हैं हम सबसे पहले, जिसमें हम देखते हैं कि राइट ए ब्रीफली द प्लॉट एंड सब प्लॉट ऑफ द प्ले 12 नाइट, हाउ आर दे लिंक टू ईच अदर। अब सबसे पहले वाले क्वेश्चंस जो 12 नाइट है वो किसने लिखी है? विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। किसने लिखी है? विलियम शेक्सपियर ने। अब विलियम शेक्सपियर के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन थे ये व्यक्ति, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर इनका कितना बड़ा योगदान है, क्योंकि हमें सबसे पहले ये भी देखना होगा कि इतना महानतम जिसे हम कालिदास ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं उनके बारे में हमें देखना बहुत ज़रूरी है, उनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि विलियम शेक्सपियर का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था? स्ट्रेटफोर्ड ऑन ऑन, स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवॉन में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। विलियम शेक्सपियर का एक गांव है इंग्लैंड का, वहां पे इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? अप्रैल 1564, अप्रैल 1564 के अंदर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। वहां पे रहने के बाद कुछ समय अपनी स्कूलिंग एजुकेशन उन्होंने वहां से की। उसके बाद स्कूलिंग एजुकेशन करने के बाद, क्योंकि ये बहुत मिडिल क्लास फैमिली से थे और ये एक एल्डेस्ट सन थे, इनके फादर का नाम था जॉन शेक्सपियर और इनकी जो मदर थी उनका नाम था मैरी शेक्सपियर। तो ये इनके पिताजी के एल्डेस्ट सन थे और एक कहते हैं ना कि मतलब बड़े बेटे होने के नाते इनके ऊपर थोड़ा प्रेशर था, तो इस वजह से ये क्या करते हैं, वहाँ से चले आते हैं। कहाँ पे आते हैं? शहर की ओर चले आते हैं। और शेक्सपियर क्या करता है, धीरे धीरे जब शहर की ओर आते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले ये क्या करते हैं कि एक जो ड्रामा, जो एक थिएटर होता है उसको ज्वाइन करते हैं। वहाँ थिएटर पे ये क्या करते हैं, नौकरी करते हैं, साथ में कोई छोटा मोटा रोल प्ले करते हैं। और फिर धीरे धीरे जब ये इंग्लिश लिटरेचर के दुनिया के अंदर कदम रखते हैं और उनका नाम होता है, तो फिर ये इस थिएटर के क्या होते हैं, शेयर होल्डर बन जाते हैं। और इसी तरह धीरे धीरे अंग्रेजी साहित्य में इनका नाम बहुत बड़ा हो जाता है। इनकी जो वाइफ थी जिनका नाम क्या था? एनी हैथवे। एनी हैथवे जो इनकी वाइफ थी उनका नाम था। और इनके 3 बच्चे थे। कितने थे? 3 चिल्ड्रन थे इनके। 3 चाइल्ड की जो हमें जानकारी मिलती है वो थे। और भी अनेक जानकारी मिलती है कि इन्होंने एक सोनेट लिखा था इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, कि जब ये पोएम लिखते थे तो इन्होंने सोनेट लिखना शुरू किया था। और सोनेट भी कितने था? 2 टाइप का था। एक तो कौन था? इंग्लिश सोनेट था और एक था कौन सा? पेट्रार्चन सोनेट। ठीक है, इसके अंदर भी हम अगर देखते हैं तो अलग अलग सब पार्ट्स मिलते हैं हमें। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि 156 सोनेट इन्होंने अपने लाइफ के अंदर लिखे, जिसमें से ऐसा माना जाता है कि जो मतलब कम से कम 127 या 126 जो सोनेट थे वो अपने जो फ्रेंड है उनके लिए लिखते हैं। और जो लास्ट के जो बचे हुए सोनेट हैं वो एक डार्क लेडी के लिए लिखते हैं, ऐसा माना जाता है। और इनके बारे में कुछ हमें इससे ज़्यादा कोई जानकारी बहुत कम मिलती है, क्योंकि विलियम शेक्सपियर के बारे में स्वयं ने कभी किसी को नहीं बताया। ये ऐसे व्यक्ति थे कि जब इनके बारे में कोई पता कर रहा था तो ये हमें ऐसा कोई भी सुराग या ऐसा कोई भी क्लू नहीं मिलता जो इनकी जो जानकारी है हमें सही सही विलियम शेक्सपियर के बारे में बताएं। कई राइटर थे, उन्होंने बाद में रिसर्च किया विलियम शेक्सपियर के बारे में, इनके कई प्लेस पढ़े, कई ड्रामा पढ़े, कई पोएम्स पढ़ी, जिससे हमें कुछ कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ मिलती हैं जो आपके सामने आई है। तो इसी तरह से आप क्या करना, जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो उसमें क्या करना, सबसे पहले हमारे जो ये इंट्रोडक्शन है लेखक का, जो हमारे ऑथर का इंट्रोडक्शन है, इसको आपको क्या करना है, अच्छे से आपको प्रेजेंट करना है वहाँ पे, जिससे क्या होता है एक इम्प्रेशन पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि जो सब प्लॉट और प्लॉट, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि टाइटल एंड सब टाइटल, ठीक है, कि क्या वास्तव में जो ये 12 नाइट है इसका जो प्लॉट्स है, प्लॉट्स क्या होते हैं कि जो लिखने की जो एक जो शैली होती है, जब कोई कॉमेडी, कोई ड्रामा, कोई पोएम लिखा जाता है तो उसमें प्लॉट होता है। प्लॉट का मतलब ये होता है कि आपके सामने एक
कच्चा रास्ता या कच्चा एक मैप बना दिया जाएगा, जिसमें आपको पूरा पता होगा कि आपको कहाँ पे ऊंचा जाना है, कहाँ पे नीचा जाना है, कहाँ पे आपको कौन सा क्लू डालना है, कहाँ पे कौन सा कैरेक्टर आएगा। वो सारी चीज़ें आपको इस प्लॉट और सब प्लॉट के अंदर देखने को मिलती है। तो इसी तरह से जब विलियम शेक्सपियर ने 12 नाइट कॉमेडी लिखी तो उन्होंने किन किन विचारों का इसमें पूरा ध्यान रखा, किन किन चीज़ों को इन्होंने लिंक किया ईच अदर, किन किन टाइटल्स को इन्होंने बीच में लाया, उन सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, लेके चलना है। आपको अच्छे से जब आप देखोगे 12 नाइट तो आपको ये सारे पॉइंट्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे और इस तरह से इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर हम चलते हैं आगे। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि डिस्कस द 12 नाइट एज ए प्राइमरी स्टडी ऑफ ए लव ऑन द वेरियस प्लेन। कि ये जो 12 नाइट है, ये अगर हम प्राइमरी अगर प्राथमिकता दें इसमें, तो हमें ये लगता है जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि वास्तव में ये कहीं ना कहीं जो लव, जो प्यार है, उसका एक अलग अलग जो प्लान्स है कि उसको पाने के लिए जो अलग अलग उन लोगों ने, जब जो राजा था वो अलग अलग वे में उन जो उसकी प्रेमिका होती है उसके पास में वो अलग अलग वे में जो संदेश दूत भेजता है और पूरी कोशिश करता है कि वो उसके जो लव है उसको एक्सेप्ट कर ले। तो वो अलग अलग जो वेरियस प्लान है, आपको उसके बारे में क्या करना है, यहाँ पे स्टडी करनी है, आपको उसके बारे में यहाँ पे पूरी तरह से क्या करना है, उसको अटेम्प्ट करना है या बताना है। ठीक है, तो इसमें स्पेशली आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है कि इसका क्रिटिकल एसे ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ द थीम ऑफ लव, आपको क्या करना है, जो थीम ऑफ लव होती है, लव के बारे में आपको आप क्या जानते हो, आपको उस थीम को भी क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर अटेम्प्ट करते हुए चलना है। और विशेषकर आपको क्या करना है, इन पॉइंटों का ध्यान रखना है कि क्रिटिकल ऐसे, कि ये जो ऐसे हैं इसका क्रिटिकल ट्रीटमेंट आपको क्या करना है, थीम ऑफ लव के ऊपर भी लिखना है। और आपको मेन एक और पॉइंट है जिसका ध्यान रखना है कि द मेन लव ट्रायंगल इन द प्ले, कि जो ट्रायंगल बनता है, क्या बनता है इसमें, ट्रायंगल बनता है। ट्रायंगल कैसे बनता है, ट्रायंगल क्या होता है, त्रिभुज। इसमें क्या होता है कि ये जो ड्यूक है, ये ड्यूक क्या करता है, ये इसकी प्रेमिका को प्रेम करता है। ठीक है, और जो ये प्रेमिका होती है, जो ये क्या करता है, इसको पसंद करता है। और जो ये प्रेमिका होती है, और जो यहाँ पे वोइला नाम की जो एक लड़की होती है, जो कि क्या करती है, सिजेरियो नाम से लड़के का वेश करती है, तो ये इसको पसंद करती है। और जो ये वोइला होती है वो इसको पसंद करती है। ड्यूक किसको पसंद करता है, इसको करता है। और ये जो लड़की होती है, जो ये राजकुमारी होती है, वो किसको पसंद करती है, इस सिजेरियो को पसंद करती है, क्योंकि ये सिजेरियो ऑलरेडी क्या है, लड़की है। और ये जो लड़की है वो किसको पसंद करती है, ड्यूक को करती है। तो ऐसे एक क्या बनता है, इस यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता है। तो विशेषकर इस ट्रायंगल में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। जब भी आप इस नॉवल को पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर हम चलते हैं आगे कि हम अपना जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें देखते हैं कि कमेंट ऑन द शेक्सपियर द एलिमेंट्स ऑफ डिस्कस प्ले इन द कॉमेडी। कि आपको क्या करना है कि शेक्सपियर का जो एलिमेंट्स है, आपको क्या करना है, कमेंट करना है शेक्सपियर के जो एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं कि कॉमेडी के ऊपर, जो कॉमेडी जब लिखते हैं तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, किन किन चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं, उन सारी चीज़ों के जो एलिमेंट्स हैं जो विलियम शेक्सपियर विशेष करके ध्यान रखते हैं अपनी कॉमेडी के अंदर। जब लोगों को ये कॉमेडियाँ उनके सामने आती है विलियम शेक्सपियर की, तो उन्हें काफ़ी पसंद आती है। तो ऐसी क्या बातों का वो विशेष ध्यान रखते हैं, तो आपको उन चीज़ों पर क्या करना है, यहाँ पे कमेंट करके हुए चलना है 12 नाइट के अंदर। 12 नाइट ऐसा माना जाता है कि बहुत ही खूबसूरत सी इनकी नॉवल थी। हम इसको देखेंगे कि किस तरह से जो 12 नाइट है, इसको अगर हम इसका इंट्रोडक्शन लें तो 12 नाइट एक ऐसा प्ले है जो कि क्या है, इसे लव कॉमेडी भी हम कह सकते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं, लव कॉमेडी भी कह सकते हैं। ठीक है, लव कॉमेडी कैसी होती है, कॉमेडी तो सुना है, लव कॉमेडी कैसी हो गई। तो अगर हम उसको देखते हैं तो यहाँ पे ये जो 12 नाइट है ये क्या है, एक लव कॉमेडी है। और रिटन बाय किससे, विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर को एक और नाम से भी जाना जाता था। जो हमारे विलियम शेक्सपियर हैं
विलियम जो शेक्सपियर है उन्हें एक और नाम से भी जाना जाता था, सन ऑफ द ओवन। सन ऑफ द ओवन के नाम से भी उन्हें क्या था, जाना जाता था। सन ऑफ ओवन के नाम से भी इनको क्या है, जाना जाता था। विशेषकर ये बहुत ही कह सकते हैं कि इतने महान व्यक्ति थे कि जब भी इनकी कुछ बुक्स या कुछ ऐसे मैटर लोगों के सामने आते थे तो लोग काफ़ी अच्छे से अच्छे वे में इनको क्या करते थे, पढ़ते थे, इनकी बातों को लोग मानते थे। तो इसी तरह से अगर हम लव कॉमेडी जो 12 नाइट है इसको हम देखते हैं तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल किसका बनता है कि एक जो ड्यूक है ओरिजिनो, ठीक है, जो ड्यूक है जो ड्यूक है यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल था, यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल। ये जो ड्यूक है जिसका नाम क्या है, ओरिजिनो, ओरिजिनो जो कि इलीरिया का एक राजा है। और ये जो प्रेम करता है वो किसको करता है, ओलिविया, जो काउंटेस है जिसका नाम क्या है, ओलिविया, ये इसको प्रेम करता है, ये करता है, ये नहीं करती, लेकिन ये क्या करता है, करता है। और यहाँ पे आ जाएगी एक वोइला जो कि क्या करता है, लड़के का रूप लेता है, जिसे हम क्या कहेंगे, सिजेरियो कहेंगे, ठीक है, सिजेरियो कहेंगे, आगे देखेंगे। और वो जो है जो यहाँ पे ड्यूक को प्रेम करती है। तो अब क्या होता है, जो ओलिविया होती है वो क्या होती है, गुमसुम है, क्योंकि उसका जो भाई था एक जो जिसे ये काफ़ी पसंद करती थी, वो क्या है, उसकी डेथ हो जाती है। और ये एक क्या लेती है, ओथ लेती है, एक शपथ लेती है और कहती है कि मैं 7 साल तक क्या हूँ, इस संसारिक जीवन से मैं कहीं भी किसी से मिलना नहीं चाहती, मैं कहीं भी जाना पसंद नहीं करती, मैं अपने में ही क्या करूँगी, कमरे में बंद रहूँगी। मैं किसी से नहीं मिलूंगी, ऐसी शपथ कौन लेती है, ओलिविया लेती है। अब जो ओरिजिनो है, ड्यूक है, वो क्या करता है, अलग अलग जो शांति दूत होते हैं इसके, जो प्रेम पत्र लेके जाते हैं, उनको क्या करता है, ये भेजता है। इसका जो सेनापति होता है वो बार बार बेचारा जा जाके इसको मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जो ओलिविया है उसका एक ही जवाब होता है कि आई एम सॉरी, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग योर लव लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें बार बार ये बेचारी बोलती है, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ समय बाद एक जो जहाज होती है, एक क्या होती है, जहाज होती है, एक जहाज होती है, वो क्या होती है, जो इलीरिया जो राज्य है उसके किनारे आके क्या होती है, टकराकर टूट जाती है। अब टूटने के बाद क्या होती है, इसमें से 2 व्यक्ति निकलते हैं, जिसमें एक तो होती है वोइला होती है और एक होता है सिजेरियो, ठीक है। एक तो होती है वोइला होती है, एक तो होती है वोइला होती है, जो कि क्या होता है कि लड़की होती है, गर्ल है ये और एक होता है सेबेस्टियन, ठीक है, जो कि क्या है, इसका भाई है, ठीक है। तो ये 2 है और ये तीसरा आदमी हो गया कैप्टन, और भी कुछ लोग थे। अब इसका जो भाई है वो तो क्या होता है, गुम हो जाता है, और ये जो वोइला है ये वहाँ पे क्या होती है, रह जाती है, बचा ली जाती है। अब ये क्या है, यहाँ पे अनजान है, इस राज्य में ये किसी को नहीं जानती, ना इसका कोई दोस्त है, ना कोई इसका मित्र है, ना रिश्तेदार है, किसी को नहीं जानती। फिर ये जो कैप्टन है ये जानता है कि ये यहाँ का जो राजा है वह बड़ा ही क्या है, अच्छा है, और वो एक लड़की को प्रेम करता है, और तुम चाहो तो उस लड़की के, अब ये जो इच्छा करती है कि ये जो लड़की थी जो अपने यहाँ पे कहते हैं ओलिविया, उसकी शरण में जाना चाहती है ये जो वोइला, और वहाँ पे उसके अंडर काम करना चाहती है, लेकिन वो किसी से मिलना नहीं चाहती, इसलिए वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। तो फिर बात चलती है अपने ओरिजिनो जो ड्यूक है उसकी बात चलती है। तो ड्यूक के पास, ड्यूक की सेवा में ये क्या रहती है, रह जाती है, काफ़ी टाइम तक उसकी सेवा में रहती है, और धीरे धीरे उसका जो विश्वास है उसको जीत लेती है। अब ड्यूक क्या करता है, अपनी सारी बात इसको बता देता है वोइला को। अब जो वोइला है ये क्या करती है, अपना उसका प्रेम पत्र लेके इसके पास जाती है
ओलिविया के पास। अब जब ओलिविया इसको मिलती है तो ओलिविया को क्या होता है, उससे प्रेम हो जाता है, क्योंकि ये लड़के का रूप होता है, बड़े ही सुंदर थी, बड़ी ही दिखने में अच्छी थी इसके रंग रूप से, ठीक है। तो अब ओलिविया क्या करती है, इससे इंटरेस्ट लेना शुरू करती है। अब जैसे जैसे इंटरेस्ट लेती है तो वहाँ पे और भी कई कैरेक्टर थे, जैसे मेलेवियो है, फेस्टे हमें देखने को मिलेगा। फेस्टे कौन था, एक ऐसा व्यक्ति था जो कि क्या करता था, इस राजकुमारी का मनोरंजन करता था। उसके साथ ही टॉबी मैथ्यू है जो कि क्या है, चाचा है किसके, और अपने ओलिविया के। वो क्या करते थे, वो एक टाइप के ऐसे जुगाड़ी आदमी थे जो दूसरों को क्या करते थे, टोपी पहनाने का काम करते थे। और इसी तरह से अलग अलग वहाँ पे एक दो कैरेक्टर हमें और भी देखने को मिलेगा, जो कि उसकी मारिया है, जैसे मेरिया इसकी सहेली थी, सखी थी, जो 24 घंटे ओलिविया की सेवा में रहती थी, ठीक है। तो अलग अलग कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं। और फिर क्या होता है कि धीरे धीरे जब ये बातें आगे बढ़ती है तो लास्ट में जब ये जो भाई था इसका, जो सेबेस्टियन, जो गुम हो जाता है, वो भी आता है वहाँ पे इलीरिया में किसी के साथ। फिर वो घूमने के लिए जाता है, वहाँ घूमने के लिए जब वो जाता है तो कि क्या होता है कि ये गलती से कहाँ पहुँच जाता है, ओलिविया के दरबार में पहुँच जाता है। और ओलिविया इसको देख के बड़े खुश होती है। और ये वास्तव में जो सेबेस्टियन लड़का था वो तो एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है, उसे ये कोई भी बात पता नहीं थी। फिर ये समझ जाता है कि मेरी बहन कहीं आसपास है, उसको इसने क्या किया है, लड़का समझ लिया है। और फिर आपस में ये लोग क्या करते हैं, जो कि सेबेस्टियन है उसकी शादी किसके साथ हो जाती है, ओलिविया से हो जाती है। और जो वोइला है वो किसे पसंद करने लगती है, जो कि ड्यूक है, तो ड्यूक की आपस में शादी होती है। इस तरह से इस 12 नाइट का जो एक हैप्पी एंडिंग होता है, एक क्या होता है, एक जो लव ट्रायंगल था और उसके बाद एक प्लान के साथ एक वे में सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पे काफ़ी एक सुंदर एक हैप्पी एंडिंग की तरह हमें 12 नाइट के अंदर विलियम शेक्सपियर ने क्या है, दिखाई है। आप अच्छे से पढ़ना, आपको एक एक पॉइंट वहाँ पे कवर हो जाएगा। समय कम है, मैं यहाँ पे सारी चीज़ें नहीं बता सकता, हमें क्या करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है। फिर हम चलते हैं आगे, कमेंट करना आपको, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ कॉमेडी, किस किस तरह के एलिमेंट्स हैं इनके लिखने के। राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ शेक्सपियर 12 नाइट पॉइंटिंग आउट हिज चीफ कैरेक्टर। आपको क्या करना है, 12 नाइट के जो चीफ कैरेक्टर है, मेन जो विशेषता है 12 नाइट को लिखने में, आपने देखी होगी, आप जब पढ़ोगे तो उसमें आपको क्या विशेषता लगती है इस पूरी कॉमेडी के अंदर, उन चीज़ों को आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रिटिकल कमेंट या क्रिटिकल एप्रिसिएशन करना है। फिर हम चलते हैं आगे कि व्हाट आर द डिस्टिंग्विश्ड ट्रेट्स ऑफ शेक्सपियर रोमांटिक कॉमेडीज, इलिस्ट्रेट गिविंग द एग्जांपल फ्रॉम द 12 नाइट एंड व्हाट यू विल। कि आपको क्या करना है, डिस्टिंग्विश्ड ट्रेट मतलब क्या होता है, समझौते, जोड़े, जो कि क्या है शेक्सपियर की रोमांटिक कॉमेडीज के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। किस तरह के जो जोड़े हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे इस रोमांटिक कॉमेडी के अंदर। आप इसमें से कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स बताएं, जैसे हम देखेंगे ना, ओलिविया और जो अपने जो सेबेस्टियन है उनका जोड़ा है, वोइला और जो अपने जो ड्यूक है उनका जोड़ा है। तो आप वो सारी चीज़ें यहाँ पे लेकर आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। इन समझौतों को, इन जो ट्रेड्स हैं जो शेक्सपियर यहाँ पे स्पेशली रोमांटिक कॉमेडीज में बता रहे हैं, उन चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्लियर करते हुए चल सकते हो। ये सारे पॉइंट्सों का आप विशेष करके ध्यान रखना, हूबहू तो नहीं मिले, लेकिन इससे रिलेटेड ही आपको सारे क्वेश्चंस वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। इसी के अंदर से आपको क्या है, छोटे क्वेश्चंस जो आपके होंगे, जो 2 नंबर के, जो 7 नंबर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, वो भी आपको यहाँ से अच्छे से मिल जाएंगे। आई होप कि आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं हम आगे। अब हम चलते हैं आगे, हमारा जो 6th क्वेश्चन है उसके ऊपर चलते हैं हम, कि जो जिसमें हम देखते हैं कि वेयर डज आयरनी ऑक्वर इन द प्ले 12 नाइट। आपको 12 नाइट प्ले के अंदर आयरनी का मतलब क्या होता है, व्यंग करना। क्या करना, व्यंग करना, ठीक है, व्यंग करना, व्यंग करना। अब इस 12 नाइट के अंदर आपको क्या करना है, ये पता लगाना है कि इसमें व्यंग, इसमें आयरनी आपको कहाँ देखने को मिलती है। प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ द नेचुरल एंड सिचुएशनल आयरनी इन द प्ले। आपको जब ये प्ले पढ़ोगे तो इसमें अगर कुछ नेचुरल आयरनी आपको देखने को मिलती है या कुछ सिचुएशनल जो आयरनी है, सिचुएशनल कहाँ पे देखने को मिलती है, कि जो लड़की है वोइला, वो क्या बन जाती है,
एक लड़का बन जाती है। वो सिचुएशन के अनुसार होता है कि उसको अगर वहाँ पे रहना था, वो किसी को जानती नहीं थी, तो उसको एक महल में रहने के लिए क्या करना था, लड़के का वेश लेना था। तो वो एक सिचुएशन के अनुसार वो क्या करती है, उस रूप को चेंज करती है। और अगर हम नेचुरल देखने जाए वहाँ पे कि किस तरह की आयरनी या किस तरह का व्यंग हमें नेचुरल वहाँ पे वे में देखने को मिलता है, तो नेचुरल ये था कि जो जहाज है वो तूफान के कारण वहाँ पे टूट जाता है, तो एक आना हुआ, और जिस तरह से ये जो ट्रायंगल बनना होता है, तो ये सारे अलग अलग और भी कोई पॉइंट्स हैं वहाँ पे, एग्जांपल्स हैं जो कि आप इस 12 नाइट के अंदर अच्छे से देख सकते हो। फिर हम चलते हैं आगे कि वाई इज मेलियो। ये जो मेलवियो है ये कौन था? मेलवियो कौन था कि जो ओलिविया थी उसके दरबार का एक महान कह सकते हैं रक्षक था, जिसे जो स्पेशली जो हमारी जो ओलिविया थी उन्होंने रखा हुआ था, जो कि बड़ा ही क्या था, स्ट्रिक्ट था, बड़ा ही खतरनाक व्यक्ति था, बड़ा ही मतलब एकदम कहते हैं ना कड़क व्यक्ति था, जो किसी से बात नहीं करता था और पूरे महल का क्या करता था, अच्छे से ध्यान रखता था। और स्पेशली ये क्या करता था, ओलिविया की सेवा में था। ओलिविया का ये क्या करता था, स्पेशली कौन मिलता है कौन नहीं मिलता, एक टाइप का बॉडीगार्ड टाइप का ये आदमी था, जिससे क्या होते थे, जो कि टैबी मैथ्यू हैं, फेस्टे हैं, वो सारे क्या होते थे, गुस्सा होते थे, क्योंकि ये किसी भी समय क्या करता था, उन्हें डांट देता था। तो इसी तरह से एक बार क्या होता है कि जब ये उन लोगों को, क्योंकि वो एक प्रकार के क्या थे, हल्ला करते थे महल में, जो कि क्या इसे कभी भी पसंद नहीं था। तो एक बार क्या होता है कि जब ये उन लोगों को डांट देता है, तो जो मेरिया होती है, जो इसकी दोस्त थी किसकी, ओलिविया की, तो वो बदला लेना सोचती है कि मैं इससे क्या करूंगी, एक ना एक दिन बदला लेके रहूंगी। अब बदले में वो क्या करती है कि जो उसकी दोस्त है ओलिविया, उसका क्या करती है, उसके अक्सर हूबहू हैंड राइटिंग में क्या करती है, एक लव लेटर लिखती है। क्या लिखती है, लव लेटर लिखती है। और उस जो ये लव लेटर लिखने के बाद ये जो मेरिया है ये क्या करती है कि जिस रास्ते से वो जो जाता है जब मेवली और महल के अंदर, उस से के बीच में उस रास्ते में ये क्या करती है, उस लव लेटर को डाल देती है। अब जब ये लव लेटर वो पढ़ता है जब मेलवियो, तो उसे ये लगता है कि ये तो हैंड राइटिंग किसकी है, ओलिविया की है, और ओलिविया मुझे क्या करती है, प्रेम कर रही है, इसलिए उसने ऐसे मुझे ऐसा एक मैसेज यहाँ पे सेंड करके चली गई है। अब वो क्या है, मन ही मन में क्या करता है, इन चीज़ों को सोचना शुरू कर देता है। फिर क्या होता है, जब ये बात वहाँ पे पहुँचती है, इनके बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। तो जो ओलिविया है वो जब सुनती है कि ये मेवलियो ऐसा कुछ सोच रहा है उसके बारे में, क्योंकि इन दोनों को क्या था, ये दोनों अनजान थे, और ये जो खेल था पूरा ये मेरिया ने रचा हुआ था। किसने रचा हुआ था, मेरिया ने। और ये जब पता चलता है तो जो ओलिविया गुस्से में इस मेवलियो को क्या करती है, काल कोठरी में बंद करने का आदेश दे देती है। जो ये मेवलियो है उसको क्या करते हैं, काल कोठरी के अंदर डाल देते हैं। और इस तरह से ये जो मेलवियो नाम का जो कैरेक्टर है 12 नाइट में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर हो जाता है, क्योंकि इज ही जस्ट ए कॉमिक रिलीफ। ये एक कॉमिक रिलीफ भी था, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो ओलिविया के लिए ये बहुत ही स्ट्रिक्ट था, क्योंकि हर किसी को मिलने नहीं देता था। और डज ही हेल्प शेक्सपियर टू मेक द पॉइंट अबाउट लव। और क्या ये वास्तव में इसने कहीं ना कहीं मदद की शेक्सपियर के लिए कि ये पॉइंट अबाउट लव की, क्या ये हेल्प कि ये मेक ये पॉइंट अबाउट लव कि लव के लिए एक ये क्वेश्चन चिन्ह खड़ा कर सके, क्या वास्तव में ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति था। क्योंकि ये जब वो जो वोइला है जब वो मिलने जाती थी ओलिविया को, तो ये कहीं ना कहीं बीच में क्या करता था, एक दीवार का काम करता था, ये उससे मिलने नहीं देता था। तो क्या वास्तव में ये पॉइंट ऑफ लव है कि आप इसको मेवलियो को किस तरह से इस 12 नाइट में आप देखते हो। इस पूरे कैरेक्टर को जब आप पढ़ोगे तो आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे जो 8 क्वेश्चन है उसकी ओर, जिसमें हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम अगर कोई भी कॉमेडी ड्रामा कोई नॉवल पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर स्केच है, चरित्र चित्रण है, उसको देखना भी हमें क्या होता है, जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर 12 नाइट के अंदर जो कैरेक्टर स्केच है उसमें सबसे पहला कैरेक्टर स्केच किसका आता है, ओलिविया का आता है। ओलिविया जो कि राजकुमारी है, काउंटेस्ट है, ठीक है। उसके बारे में आपको देखना है कि किस तरह की ये लड़की थी, इसने ओथ लिया था 7 साल तक बाहर किसी से मिलना जुलना नहीं रखती थी। तो इस तरह का आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फोकस करना है इसके कैरेक्टर पे, और उसके साथ ही आपको क्या करना है, वोइला विथ ओलिविया कि कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट
आपको कंपेयर करना है कि किस तरह से जो वोइला थी, जो एक और लड़की थी, और जो ओलिविया है, उसके बीच में किस तरह का एक डिफरेंसेस था, किस तरह का एक कंपैरिजन था। उन चीज़ों को भी आपको क्या करना है, यहाँ पे लेकर चलना है। फिर हम देखते हैं आगे, ये कैरेक्टर स्केच होने के बाद जब आप पढ़ोगे तो ओलिविया एक मेन हीरोइन है इस पूरे कॉमेडी की। फिर हम चलते हैं आगे कि कैरेक्टर स्केच ऑफ वोइला। कैरेक्टर स्केच किसका? वोइला का। वोइला कौन थी? जो दूसरी लड़की थी, उसका कैरेक्टर स्केच भी आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है। फिर हम चलते हैं तीसरा जो कैरेक्टर स्केच है, फेस्टे। फेस्टे मैंने कहा था ये एक क्या था, ये एक ऐसा व्यक्ति था, एक कॉमेडियन टाइप का व्यक्ति था, जो कि क्या करता था, ओलिविया को हमेशा क्या करता, हंसाने का काम करता था, उसका एंटरटेनमेंट करने का काम करता था। तो ये किस तरह का एक हंसी मजाक का कैरेक्टर है इस कॉमेडी के अंदर। तो आपको क्या करना है, फेस्टे पढ़ोगे तब आपको ऑटोमेटिकली उसके बारे में समझ में आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं कि कैरेक्टर स्केच ऑफ ओरिसिनो, मेन हीरो ऑफ द नॉवल, ड्यूक है कैरेक्टर का, जिसे हम कह सकते हैं कि मेन हीरो ऑफ नॉवल, मेन हीरो ऑफ नॉवेल, हीरो ऑफ कॉमेडी। और ये और क्या था ये व्यक्ति, ये ड्यूक था, ठीक है, ड्यूक ऑफ इलीरिया, ठीक है। तो आप ये देख लेना, द ड्यूक ऑफ इलीरिया। तो इसका कैरेक्टर स्केच भी बहुत मायने रखता है। ये 2-3 जो आप मैंने बताई जो कैरेक्टर स्केच है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जिसको आप पढ़ के जाना। आपको 2 नंबर 5 नंबर या बड़े वाले क्वेश्चंस में आपको इनके बारे में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसके बाद देखते हैं कि डिस्क्राइब ब्रीफली द बीफुलिंग ऑफ मेलियो, कि आपको जो मेलियो है, जो कैरेक्टर है मेलियो का, उसको बताना है, और उसके साथ ही उसको किस तरह से मूर्ख बनाया जाता है, उसकी फुलिंग की जाती है। तो आपको उसको भी यहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब करके चलना है, ठीक है। ये सारी बातें आपको मैं ऐसे ही खाली समझा सकता हूँ कि आपको किस तरह से जिस क्वेश्चन को अटेंड करना है। इंग्लिश लिटरेचर के अंदर सबसे मुख्य बात यही होती है कि आपके सामने जो क्वेश्चंस आते हैं उसे अच्छे से समझो, उसके बाद आपको क्या करना है, अटेंड करना है। ज़्यादा पेज भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना कम लिखोगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे, लेकिन लिखना वो है जो क्वेश्चंस में पूछा गया है, ठीक है। फिर चलते हैं हम आगे कि राइट ए क्रिटिकल नोट। आपको क्या करना है, एक क्रिटिकल नोट लिखना है ऑन द सॉन्ग्स ऑफ ए शेक्सपियर 12 नाइट, कि शेक्सपियर के जो 12 नाइट है उसके ऊपर एक सॉन्ग लिखा हुआ है, तो उस सॉन्ग्स के ऊपर भी आपको क्या करना है, एक क्रिटिकल कमेंट करना है, ठीक है, कि आप किस तरह से उन चीज़ों को देखते हो, किस तरह से इस पूरे 12 नाइट कॉमेडी को आप किस तरह से आप उनके बारे में देखते हो, सोचते हो। उन सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, एक सॉन्ग के वे में आपको यहाँ पे क्रिटिकल कमेंट करना है। इस तरह से हम चलते हैं हमारे आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं, जिसमें हम देखेंगे हमारे न्यू नॉवेल, जो हमारी न्यू ड्रामा है, न्यू कॉमेडी है, न्यू नॉवेल है, उसको लेंगे। ये अब तक के जितने भी मैंने क्वेश्चंस, जो पॉइंट्स मैंने कवर करते हुए मैं यहाँ पे चला हूँ, तो ये हमारी जो कॉमेडी थी विलियम शेक्सपियर की 12 नाइट, उसको लेके चल रहा था। तो आपको एक अच्छे से, एक अच्छे वे में उन सारी चीज़ों को क्या करना है, ध्यान में रखते हुए चलना है। जब आप 12 नाइट पूरी पढ़ोगे तो उसमें से जो जो कैरेक्टर जैसे जैसे आपके निकलते जाएंगे, वहाँ पे आपके 2 नंबर के 5 नंबर के क्वेश्चन बनते जाएंगे। ये एक गेस्ट पेपर है, यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेके आते हैं, जिसमें क्या होता है, पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा कम समय में। क्योंकि हम क्या होता है कि लास्ट टाइम में जब हमारा एग्जाम होता है तो हम जल्दी जल्दी क्या होता है, पॉइंटों में हमें रिवीजन करना होता है। तो अगर पॉइंटों में रिवीजन देखें तो ये बेस्ट पेपर है। यहाँ पे आपका गैस है, हर एक बिंदु का, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का मैंने पूरा ध्यान रखा है। तो आपको क्या करना है, इन चीज़ों को लेते हुए चलना है। फिर हम चलते हैं कैंडिडा। कैंडिडा एक बहुत ही बेस्ट कह सकते हैं कि जो बुक है, ठीक है, जो किसने लिखी है, जीबी शॉ ने लिखी है। किसने लिखी है, जीबी शॉ ने लिखी है। जीबी शॉ इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत ही बड़े विद्वान थे, जो कि अपने कम उम्र में इन्होंने बहुत कुछ लिखा था। जो हम देखेंगे कि किस तरह से जो जीबी शॉ है, उनका जो हम अगर एक इंट्रोडक्शन लेने चलें जीबी शॉ का, ठीक है, इस व्यक्ति का, तो इनका जन्म हुआ था डलबीन के अंदर। कहाँ पे हुआ था, डलबीन के अंदर। डलबीन के अंदर इनका क्या होता है, जन्म होता है। डलबीन में इनका बर्थ होता है, और वो भी कब होता है, 26 जुलाई 1856। 26 जुलाई
1856 में इनका क्या होता है, बर्थ होता है जीबी शॉ का, जो हम क्या करते हैं इंग्लिश लिटरेचर के अंदर बहुत ही अच्छे विद्वान के रूप में माने जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, कैंडिडा इज द वन ऑफ द पॉपुलर प्ले, ये एक पॉपुलर प्ले था ऑफ द जीबी शॉ, येट इट हैज सम फॉल्ट एंड शॉर्टकमिंग्स इन एलोबरेट, क्योंकि जब हम इस नॉवेल को, इस प्ले को हम अगर पूरा देखते हैं तो हमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, या फिर आपको मैं ऐसे कहूँगी अगर आप पूरा प्ले पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा जो आपके लायक हो पढ़ने के, क्योंकि अगर हम इसको पूरा देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एक पति पत्नी का क्या होता है, झगड़ा होता है। उस झगड़े में क्या होता है कि उनके बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो इस झगड़े का मेन रीज़न होता है, बस इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इस प्ले में कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की बात नहीं होती। तो हम देखेंगे कि जो जॉर्ज कार है वो क्या होते हैं इनके फादर होते हैं जो जीबी शॉ के, और ये ऐसा माना जाता है कि ही सून कि ये व्यक्ति हैं जो जल्दी ही क्या होते हैं कि इनके जो फादर होते हैं वो ड्रंकर्ड होते हैं, जो कि क्या करते हैं शराब पीते हैं और जल्दी ही क्या होते हैं इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं, और ये अपनी जो फैमिली है उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं और अपने आने वाले समय में ये क्या करते हैं अपने करियर की ओर भी ध्यान देते हैं, और फैमिली का भी जो इसके ऊपर जो प्रेशर होता है जीबी शॉ का वो अच्छे से हैंडल करते हैं। और माना भी जाता है कि इंग्लिश लिटरेचर के अंदर इन्होंने कई ऐसी, क्योंकि ये जो जीरो से उठे हुए व्यक्ति थे, जो एक कहते हैं ना एक जमीन ही उठा हुआ व्यक्ति था, तो इन्हें सोशल इश्यूज़ जो एक अलग अलग जो राजनीतिक जो मुद्दे थे, जो सांस्कृतिक मुद्दे थे, वो सारी चीज़ों का इन्हें क्या था अच्छे से ज्ञान था। इसलिए ये हमेशा देखते थे कि जो मिडिल क्लास जो फैमिली है, जो गरीब फैमिली है, उसमें क्या होता है कि ऐसे कई घर थे जहाँ पे जो रिलेशनशिप में जो कपल्स थे, जो मैरिड जो कपल्स थे, उनके बीच में क्या होता था, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से क्या होते थे, झगड़े होते थे, जो कि उस समय इंग्लैंड के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ था। लोग क्या करते थे, जल्द से जल्द डिवोर्स करते थे, और एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण उनका पूरा घर क्या होता था, बिखर जाता था, ठीक है। तो उनके ऊपर ही जीबी शॉ ने लिखा कि क्यों ना मैं एक ऐसा मैसेज दूँ लोगों को जो कि क्या करे, लोग थोड़ा उस बारे में सोचें। तो आपको क्या करना है, कैंडिडा एक पॉपुलर प्ले है, बहुत ही अच्छा प्ले है, उस प्ले के ऊपर आपको क्या करना है, इसके कुछ फॉल्ट है, कुछ इसमें कमियां रही हैं, उन कमियों को यहाँ पे गिनाना है। सबसे पहले क्या करोगे, आप जीबी शॉ का इंट्रोडक्शन दोगे, उसके बाद कैंडिडा जो हमारा प्ले है उसके बारे में आप थोड़ा सा बताओगे, और फिर क्या कर दोगे, आपको जो चीज़ें पूछी गई है उसके बारे में बताऊंगा। कैंडिडा एक क्या है, सबसे पॉपुलर प्ले है किसका, जीबी शॉ का, जो कि क्या है, लिखना कब शुरू किया गया था, 1894 के अंदर, 1894 के अंदर लिखना शुरू किया था इसको। 1894 में ये क्या लिखा गया था, और एक साल के बाद 95 में ये क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था। ये क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था। बहुत ही खूबसूरत प्ले है, वहाँ की जो लोकल जो सोशल इश्यूज थे, जो सामाजिक समस्याएं थी, उनके ऊपर ये लिखा हुआ प्ले है। अब चलते हैं हम अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें क्या करेंगे कि कैंडिडा शॉस डील विद द थीम ऑफ एटर्नल लव ट्रायंगल। यहाँ पे भी हमें एक लव ट्रायंगल देखने को मिलता है, एंड इट्स पैराडॉक्सिकल ट्रीटमेंट। और ये एक क्या था, पैराडॉक्सिकल ट्रीटमेंट था, क्योंकि जो उसके सामने वाला जो पति था, जो व्यक्ति था, वो ये सोचता था कि उसकी पत्नी है वो किसी और से प्रेम करती है, तो वो अंदर ही अंदर क्या है, इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से क्या था, वो ना तो उससे बात कर पा रहा था, और ये जो एक थीम था, जो एक लव एटर्नल का, लव ट्रायंगल का, वो लास्ट में जाके क्या होता है, क्लियर होता है, और उन पति पत्नी के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। कि यहाँ पे किस तरह से जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिलती हैं, कि इसका जो मेन स्टोरी है वो हम यहाँ पे देखेंगे। कि जो यहाँ पे सबसे पहले तो देखेंगे कि हमारे जो कैरेक्टर हैं इसके अंदर वो कौन है। सबसे पहले एक तो होगा मॉर्वेल, जो कि इसका मेन क्या है, हीरो है इस कैंडिडा प्ले का, जो कि एक प्रेस्ट है, एक पादरी है, और वो क्या करता है, साथ साथ ही जो सामाजिक जो उपदेश होते हैं, एक मोटिवेटेड स्पीकर का काम करते हैं। तो ये हर बुधवार को ये क्या करते हैं, एक स्पीच देने के लिए आसपास के एरिया के अंदर ये जाते हैं, जहाँ पे सामाजिक ऐसे कुछ कार्यक्रम होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ पे जाते रहते हैं। उसके बाद हमारे सामने एक और कैरेक्टर आता है, अलेक्जेंडर मिल। अलेक्जेंडर मिल क्या है, असिस्टेंट है इनका, जो कि क्या करता है, उसके पीछे जब ये चर्च से बाहर जाता है
तो उसके पीछे जो चर्च का काम है वो कौन संभालता है? अलेक्जेंडर मिल संभालता है। उसके बाद हमारे सामने आता है बर्गस। कौन आता है? बर्गस आता है। जो बर्गस कौन था? बर्गस कैंडिडा का क्या था? फादर था। कैंडिडा जो लड़की है, जो वाइफ है इसकी, उसका क्या था? फादर था। ये बड़ा ही चालाक व्यक्ति था जिसे मॉरल कभी पसंद नहीं करता था। ये एक ठेकेदार टाइप का व्यक्ति था और ड्रंकर्ड था, नशा करता रहता था। और ये क्या करता था? जो मजदूर है उनको क्या करता था? कम पैसों में क्या करता था? आगे जॉब पे लगाता था और उनके बीच से ये क्या करता था? उनकी मजदूरी खा देता था। और इसी वजह से क्योंकि जो मॉरल है वो एक सामाजिक व्यक्ति था, जो समाज के बारे में सोचता था, उसको ऐसी चीज़ें, ऐसी हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसलिए कभी भी बर्गस से उसका कभी भी नहीं बनता था। फिर हम चलते हैं आगे। मार्चबैंक, इग्योन मार्चबैंक, मेन व्यक्ति मार्चबैंक, जिसकी वजह से ये सारी घटना होती है। ये कहते हैं ना कि दो व्यक्ति के बीच में जब ये व्यक्ति आता है ये तीसरा व्यक्ति है। कौन है? मार्चबैंक। ठीक है, 18 साल का लड़का है, युवा लड़का है, जो कि क्या होता है? एक कैंडिडा और जो मॉरल है उनके प्रेम में, उनके रिश्ते के बीच में ये व्यक्ति आता है, जिसकी वजह से उनके बीच में क्या होती है? मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। अगर हम वुमन कैरेक्टर को देखने जाएं तो एक तो है हमारी कैंडिडा स्वयं है, जो कि क्या है? इसकी वाइफ है मॉरल की, और मेन हीरोइन ऑफ द प्ले, जो कि हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद है प्रोस्पाइन गार्नेट। प्रोस्पाइन गार्नेट क्या है? जो मॉरल है उसकी टाइपिस्ट है, या हम कह सकते हैं कि उनकी असिस्टेंट है, जो कि हम यहाँ पे देखते हैं इसमें। और लास्ट में एक है मारिया। मारिया क्या है? वो भी एक इनके घर में काम करने वाली एक युवती है, जो हम यहाँ पे इस प्ले में देखेंगे। ये सारे जो क्या है, छोटे मोटे जो कैरेक्टर हैं जो हम यहाँ पे देखते हैं। फिर हम चलते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि जब हम कैंडिडा के जो थीम है, लव ट्रायंगल है, उसको देखेंगे तो हमें विशेष करके एक दो चीज़ें और ध्यान रखनी है कि कैंडिडा इज ए पीस ऑफ ए डिस्कशन ऑफ ए सोशल प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स पे, कि क्या वास्तव में कि ये जो कैंडिडा जो प्ले है ये सोशल प्रॉब्लम्स, जो सामाजिक मुद्दे हैं या मुद्दों के ऊपर लिखा गया एक प्ले है, कि वास्तव में ये बात सच थी कि इंग्लैंड में उस समय क्या होता था कि जो पति पत्नी थे वो सुबह शाम काम पे जाते थे, और उनके बीच में अगर कोई व्यक्ति आ जाता था या तो वहाँ पे क्या होता था, जो ये पति पत्नी नाम का जो एक पवित्र जो रिश्ता था शादी का, वो क्या हो जाता था? टूट जाता था। ऐसी बहुत सारी वहाँ पे उस समय शादियाँ टूट रही थी, एक दूसरे के ऊपर विश्वास कम होता जा रहा था। तो ये एक सामाजिक मुद्दा बन गया था उस समय इंग्लैंड के अंदर। फिर हम चलते हैं कि डिस्कस द एप्टनेस ऑफ द टाइटल प्ले कैंडिडा ए मिस्ट्री। कैंडिडा क्या है? एक मिस्ट्री, एक कह सकते हैं कि एक जादूगरी है, या हम एक कह सकते हैं कि एक ऐसा प्ले है जो कि क्या है, और प्ले ऑफ द आइडियाज, कि प्ले एक ऐसा प्ले जिसमें क्या हो, सिर्फ आइडियाज आए या उनके विचारों का प्ले, कि वो क्या कर रहे हैं, अपने विचार, जो जीविसों हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने विचार, कि वो क्या सोचते हैं इन मुद्दों के बारे में, इस सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में, उनको क्या कर रहा है, एक कैंडिडा नाम की एक लड़की के टाइटल से ये क्या कर रहे हैं, इस प्ले को लिख रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये एक सामाजिक मुद्दे के तौर पर भी आपको देखना है, जरूरी नहीं है आप इसको ही लिखो, थोड़ा सा इसको यूज करना है, उसके बाद में भी देखना है कि वर्तमान में ऐसे कितने मुद्दे हैं कि जब देश आज़ाद होना था या अंग्रेज जब आने थे तो 1828 के अंदर ऐसे जैसे राजा राम मोहन राय जिसने सती प्रथा, ऐसी कई कुरीतियाँ थी जो कि क्या है हमारे यहाँ पे कम होती गई, या उन लोगों ने उनको कम करने के लिए उन्होंने लड़ाई की। तो उसी तरह से ये जो प्रॉब्लम्स थी उसके लिए जो जीबी शॉ थे वो लड़े उस समय। फिर हम चलते हैं आगे कि डिस्कस द रोल ऑफ ए एप्लिक कॉमिक कैरेक्टर सर टॉबी। आपको क्या करना है कि जो टॉबी है, ये 12th नाइट का क्वेश्चन है जो यहाँ पे आ चुका है, कि आपको क्या करना है कि कैरेक्टर टॉबी, एंड्रयू, फेस्टे एंड मारिया, ये जो चार मैंने कहा था, एक जो और कैरेक्टर थे 12th नाइट के अंदर, उन सबको क्या करना है, आपको एक कॉमिक कैरेक्टर कि किस तरह से उनका एक मुख्य जो पार्ट था उस कैरेक्टर, उस पूरे प्ले के अंदर आपको वो बताना है, एंड व्हाट फंक्शन टू दे सर्व, कि उन्होंने इस प्ले के अंदर किस तरह की मुख्य भूमिका निभाई, उन चीज़ों को भी आपको देखते हुए यहाँ पे
इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। कि हमने देखा कि जो टॉबी था वो चाचा था जो क्या करता था, सबको टोपी पहनाने का काम करता था। एंड्रयू था वो कि क्या था, एक ऐसा व्यक्ति था, पैसे वाला व्यक्ति था जो कि ओलिविया से शादी करना चाहता था। और जो टॉबी के झांसे में फंसता है, टॉबी क्या करता है, इसको लूटता है, इससे बहुत सारे पैसे लेता है। और जो फेस्टे हैं वो एक एंटरटेनर है, एक कॉमेडियन है जो कि क्या करता है, उससे जो ओलिविया है उसका मनोरंजन करता रहता है। और जो लास्ट में मारिया है, मारिया कौन थी, इसकी सखी थी, या हम कह सकते हैं कि उसकी जो पासवान होती है, रानियों की जो साथ में एक घूमने वाली जो औरत होती है वो होती है। इन सब ने अपने अपने वे में एक अलग अलग इस जो प्ले है, ये जो एक कॉमेडी थी उसमें अलग अलग रोल निभाया है इसमें। तो आपको सबका छोटा छोटा जो पार्ट्स है उसको, मुख्य मुख्य पार्ट्स को आपको देखना है इस प्ले के अंदर किस तरह से इन लोगों ने काम किया है। फिर चलते हैं हम आगे कि हाउ डज द कैंडिडा एग्जामिन हस्बैंड वाइफ रिलेशन इन द विक्टोरियन ईरा, कि किस तरह से जब वो विक्टोरियन ईरा चल रहा था, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर अलग अलग पार्ट्स है, अलग अलग क्या है, अलग अलग एक एजेस हैं, ग्रुप ऑफ एजेस हैं, जिसमें हम कहते हैं कि एलिजाबेथन एज है, ठीक है, रोमांटिक एज है। उसी तरह से विक्टोरियन ईरा के अंदर जो कैंडिडा नाम का जो प्ले है वो किस तरह से एक हस्बैंड वाइफ रिलेशन, एक हस्बैंड वाइफ पति पत्नी के रिलेशन को किस तरह से वो डिस्क्राइब करता है उस जमाने के। तो मैंने कहा था कि उस समय सोशल मुद्दा बन गया था, उनके बीच में क्या होता था, एक ऐसे एक विचार आ जाते थे, एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती थी, जिस वजह से इस रिलेशनशिप का क्या हो जाता, एंड हो जाता था। तो हमने देखा कि किस तरह से, जैसे इस अगर हम इस प्ले को मोटे तौर पर देखें तो उसमें यह है कि जो मॉरल है वो एक पादरी है और वो क्या करता है, हर बुधवार को उपदेश देने के लिए या कुछ मोटिवेटेड स्पीच देने के लिए ये क्या करता है, पास के जो फंक्शंस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उन्हें क्या करता है, ज्वाइन करता है। तो उस दिन भी ऐसे ही 3-4 बजे का समय था, इनको कुछ ऐसे फंक्शन को ज्वाइन करना था। और उसी दिन क्या थी, इसकी पत्नी आने वाली थी जो कि कौन थी, कैंडिडा, जिसे ट्रेन पर जो स्टेशन है वहाँ पे जाके क्या करना था, पिक करना था। लेकिन क्या होता है कि ये भूल जाता है, वहाँ पे नहीं जा पाता। तब क्या होता है, बरगस आ जाता है जो इसका ससुर है और वो आके इसकी क्या करता है, प्रशंसा करता है। प्रशंसा क्यों करता है, क्योंकि मॉरल एक अच्छा व्यक्ति था, उसके पास ऐसे बहुत सारे कहते हैं कि कैंडिडेट थे जो उसे जानते थे और ये बरगस चाहता था कि मैं उसके जरिए क्या करूं, उन लोगों से कुछ कॉन्ट्रैक्ट ले सकूं, क्या कर सकूं, क्योंकि वो एक ठेकेदार था, कॉन्ट्रैक्टर था, तो उनसे ठेका लेने के लिए ये क्या करता था, इस मॉरल की क्या कर रहा है, ये प्रशंसा कर रहा है, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा बातें कर रहा है। लेकिन मॉरल है वो समझ चुका था कि ये अपना मतलब निकालने के लिए ये काम कर रहा है। तो इसी बीच जब बातचीत चल रही है तब तक वो जो समय हो जाता है और कैंडिडा भी वहाँ पे क्या होती है, पहुँच जाती है। अब क्या होता है कि जो ये व्यक्ति है ये चला जाता है। अब कैंडिडा जब आती है तो वो आती है तब क्या होती है, एक रोड से एक व्यक्ति को लेके आती है जो जिसका नाम क्या था, मार्चबैंक, ठीक है, जो कि क्या है, एक बार कहीं इनको मिला था जिसे ये अपने घर में लाते हैं, तो वो व्यक्ति भी वहाँ पे अवेलेबल होता है। अब क्या होता है, जब ये चला जाता है मॉरल, तो ये दोनों और जो इनके जो असिस्टेंट है वो वहाँ पे रहते हैं। अब कैंडिडा को ये क्या करता है, मदद करने के लिए कहता है, क्योंकि शाम का खाना बनाना होता है तो मदद करने के लिए कहता है। लेकिन जो मॉरल है ये मॉरल को ये एक बार कहता है कि तुम्हारी जो पत्नी है वो तुम्हें बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती। तो इस तरह से ये क्या करता है, मॉरल के दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क पैदा कर देता है कि क्या वास्तव में जो कैंडिडा है वो मुझे प्रेम करती है या नहीं करती। तो ये सोचता है कि, और ये बोल भी देता है कि जो कैंडिडा है वो मुझे क्या करती है, पसंद करती है, मार्चबैंक को कहता है। अब दोनों के बीच में एक क्वेश्चन मार्क आ गया मॉरल के दिमाग में कि वास्तव में ऐसी बात हो सकती है, इसीलिए कैंडिडा हमेशा मेरे से क्या रहती है, गुस्सा रहती है, हमेशा मेरे से दूर रहने की कोशिश करती है। तो ऐसी ही उसके दिमाग में बात आ जाती है। जब वो वापस आता है, इनके बीच में बातचीत होती है, फिर क्या होता है, तो कैंडिडा को पता लगता है कि मॉरल के दिमाग में ऐसी कुछ बातें आई हैं। तो लास्ट में एक ऑक्शन करते हैं, एक कहते हैं ना, एक जो ऑक्शन क्रिएट होता है जहाँ पे बोली लगती है। बोली में क्या होता है, दोनों अलग अलग वे में इसको बोलते हैं कैंडिडा को, कि जो मॉरल है वो कहता है कि मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा और तुम्हें जब भी कुछ तुम्हें रक्षा की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें जब भी कुछ कह सकते हैं कि तुम्हारी मैं रक्षा कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। और जो ये जो अलग व्यक्ति है जो मार्चबैंक है, ये कहता है कि मैं तुम्हें क्या करूँगा, हंसाऊँगा, तुम्हें खुश रखूँगा। तो इतना
कुछ मेन जो इफेक्ट है वो नहीं पड़ता। तो कैंडिडा लास्ट में एक चीज़ डिसाइड करती है कि जो मॉरल है वो उसकी जो खुशी है वो मुझसे जुड़ी हुई है। वो आज बाहर अगर घूमता है, बाहर अगर स्पीच करता है तो वो मेरी वजह से करता है, क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं ये मुझे भाई, सिस्टर, मदर और वाइफ तीनों चीज़ें मुझे मानता है, इसलिए हमेशा इसकी जो खुशी है वो मुझसे जुड़ी हुई है। तुम अभी भी क्या हो, नए हो, तुम्हें और भी कुछ नई लड़कियां मिल जाएगी जो तुम्हें तुम्हारे लिए परफेक्ट होगी। इसलिए तुम्हें अगर आज मैं इग्नोर करती हूँ, तुम्हें अगर मना करती हूँ तो इतना कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और इस व्यक्ति को अगर मैं करती हूँ तो ये क्या है, इफेक्ट पड़ेगा। इस तरह से लास्ट में ये वापस मॉरल को चूज करती हैं और इस तरह से इनका जो एक हैप्पी एंडिंग है वो हो जाता है। और ये कहते हैं ना कि इनका जो रिलेशन है वो वापस बना रहता है, और जो कैंडिडा है वो मार्चबैंक को वहाँ से चले जाने के लिए बोल देती है। इस तरह से ये जो तीसरा व्यक्ति है वो वहाँ से कट जाता है। तो ये नॉवेल है, समरी में बताइए मैंने आपको, जब अच्छे से पढ़ोगे तो आपको ये पूरी नॉवेल क्या है यहाँ पे समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे कहते हैं हाउ डज, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन था विक्टोरियन एज में, आपको ये अच्छे से यहाँ पे देखते हुए चलना है। फिर हम चलते हैं कि डिस्कस द फॉलोइंग टर्म्स। आपको कुछ टर्म्स दूंगा मैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आपको बताने हैं कि किस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं टर्म्स। तो सबसे पहले हम चलते हैं आगे कि जो हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर, उसमें देखेंगे कि राइट ए नोट ऑन द स्वॉन्स व्यू ऑफ लव एंड मैरिज, कि जो जीबी शॉ है उनके जो विचार हैं एक लव, एक प्रेम और शादी के ऊपर, वो किस तरह से हैं। तो आपको ये व्यूज़ बताने उनके, जब आप ये नॉवल पढ़ोगे तो उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ कैंडिडा, आपको कैंडिडा का कैरेक्टर स्केच ध्यान रखना है कि किस तरह की महिला थी है। फिर चलना है कि गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ जेम्स मॉरल, जो इसके पति है, हीरो कह सकते हैं हम इस नॉवेल के, इस प्ले के, और ये हीरोइन है, ठीक है। तो इन दोनों का कैरेक्टर स्केच ध्यान में रखना है आपको। फिर चलते हैं कि गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मार्चबैंक, इसे हम विलन का नाम दे सकते हैं, ये तीसरा व्यक्ति था, इसका भी आपको कैरेक्टर स्केच देखना है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जिसको आपको ध्यान में रख के चलना है। प्ले के अंदर क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर कि राइट ए नोट ऑन ए शॉज स्टाइल एंड विट, कि जीबी शॉ किस वे में लिखते हैं नॉवल। कि मैंने आपको पहले कहा था कि प्लॉट्स होता है, प्लॉट्स में क्या होता है, पूरा एक खाका बनाया जाता है कि किस तरह से आपको क्या है उन चीज़ों को बताना है। तो इस तरह से किस तरह की जीबी शॉ की एक स्टाइल है, एक विट है अपने लिखने की, प्ले लिखने की, तो उसको आप यहाँ पे अच्छे से बता सकते हो। डिस्कस मॉरल्स रिलेशन विथ हिज वाइफ कैंडिडा, आपको कैंडिडा से जो मॉरल के जो रिलेशंस थे वो किस तरह के थे, किस तरह से उनके जो रिश्ते थे वो बिगड़ते जा रहे थे, उन सारी बातों को आपको यहाँ पे क्या करना है, डिस्कस करना है। ये सारे क्वेश्चन आपको 7 नंबर में या 2 नंबर में वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है अटेम्प्ट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ कैंडिडा's फादर मिस्टर बर्गस। बर्गस को भी ध्यान रखना है क्योंकि ये बड़ा ही चालाक व्यक्ति था, तो उसके कैरेक्टर को भी आपको ध्यान में रख के चलना है। ये कुछ 4-5 कैरेक्टर थे जो हम कैंडिडा के अंदर देखते हुए चलते हैं। फिर हम चलते हैं आगे कि व्हाट इज ए कैंडिडा's अल्टीमेट चॉइस बेस्ड अपॉन द ऑक्शन सीन, कि लास्ट में जब ऑक्शन होता है मैंने बताया तो उसमें किस तरह का सीन क्रिएट होता है, किस तरह का अल्टीमेट चॉइस जो कैंडिडा है वो चॉइस को डिसाइड करती हैं, उन सारी चीज़ों को आपको क्या करना है यहाँ पे डिटेल वाइज आपको बताना है इस कैरेक्टर के, इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो जो ऑक्शन का सीन है उसको आपको यहाँ पे क्या करना है, डिस्क्राइब करते हुए चलना है। फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बड़े ही फास्ट चल रहे हैं हम, इसलिए चल रहे हैं क्योंकि कम वे में मैं आपको जल्दी जल्दी पूरा सिलेबस यहाँ पे बताते जा रहा हूँ, मेन मुद्दों को बता रहा हूँ, मेन पॉइंटों को कवर करते हुए चलता हूँ। कौन से पॉइंट आपके नॉवल में इंपॉर्टेंट है उन चीज़ों को देखते हुए चल रहे हैं हम। तो आपको क्या करना है, अच्छे से, अभी समय बहुत है, कम से कम 12-13 दिन है, आप एक बार जल्दी से जल्दी उन सारे पॉइंट्सों को क्या करना, देखना, आपको एग्जाम में बहुत इनकी हेल्प मिलेगी। फिर चलते हैं हम आगे, हमारा नया प्ले आता है अंधा युग, ठीक है। ये अब तक हमने 2 बुक्स पूरी कर दी हैं। सबसे पहले तो हमने कर दी 12 नाइट को पूरा कर दिया, फिर हमने देखा कैंडिडा को देख लिया, और अब आती है हमारे सामने अंधा युग, ठीक है, जो कि धर्मवीर भारती के द्वारा लिखी गई बुक है। ये बहुत ही शानदार जो प्ले है, एक एपिक है जो कि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। कि सबसे पहले देखते हैं कि अंधा युग डेपिक्ट द लॉसेस ऑफ ए मॉरल वैल्यूज। मॉरल वैल्यूज किसे कहते हैं, नैतिक शिक्षा, किसे कहते हैं, नैतिक
शिक्षा को कहते हैं, नैतिक शिक्षा को कहते हैं यहाँ पे कि किस तरह से जो मॉरल वैल्यूज है कंटेम्प्रेरी मतलब समकालीन उस समय की थ्रू द सिंबॉलिक ट्रीटमेंट ऑफ ए कैरेक्टर एंड ए सिचुएशन फ्रॉम द महाभारत डिस्कस, कि उस समय जब महाभारत जब जो हुआ था, महाभारत किसने लिखा था? वेद व्यास जी ने, ठीक है, वेद व्यास ने लिखा था। वेद व्यास जी ने जब महाभारत लिखा तो जब उस समय की जो सिचुएशन था, उस समय जब महाभारत क्या है, एक युद्ध है, एक ग्रह कलश है, ठीक है, ग्रह युद्ध है, यहाँ ये कैसा है, दो भाइयों के बीच की एक लड़ाई है। तो जब ये हुआ तो उस समय की जो सिचुएशन था, उस समय के जो कैरेक्टर्स थे, उनके जो ट्रीटमेंट थे, उस समय की जो एक परिस्थितियाँ थी, वो किस तरह की हमें इस अंधा युग के अंदर देखने को मिलती है। ये अंधा युग किसने लिखा था? धर्मवीर भारती ने लिखा था। किसने लिखा था? धर्मवीर भारती ने लिखा था। बहुत ही अच्छा प्ले है। क्यों लिखा था ये हम आगे देखेंगे एक एक क्वेश्चंस में कि इसमें क्या ऐसी मुख्य बात थी जो धर्मवीर भारती हमें इस प्ले के थ्रू बताना चाहते हैं। धर्मवीर भारती का जन्म होता है 1926, आज़ादी के पहले इनका जन्म हो जाता है और इनकी जो डेथ है वो 1997 में होती है। ही वॉज ए हिंदी, अगर ये देखने जाए तो ये एक इंडियन पोइट थे और हिंदी साहित्य के ये बहुत ही महानतम व्यक्ति माने जाते हैं और इन्होंने कई साहित्यिक जो पुरस्कार हैं वो इन्हें मिले और कई ऐसे थिएटर्स थे जहाँ पे इनका जो ये प्ले था अंधा युग वो हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। तो हम ये चीज़ वापस देखते हैं कि एक उस समय का जो एक कंटेम्प्रेरी जो सिचुएशन है वो क्रिएट होती है, उसको हम देखेंगे। तो हम आगे चलते हैं कि कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल धर्मवीर भारती प्ले अंधा युग, कि आपको जब ये जो प्ले है अंधा युग, इसका जो सिचुएशन, इसका जो सिग्निफिकेंस, जो टाइटल है, इस टाइटल को आप किस तरह से देखते हो। अंधा युग क्यों कहते हो? क्योंकि जो अंधेरा में जो एक युग चलता है जहाँ पे पूरी तरह से क्या होता है, अंधेरा फैला है, उस युग की घटना को आपको यहाँ पे बताना है। ये जो प्ले है वो क्या है? महाभारत के आखिरी दिन का प्ले, जब महाभारत का जो आखिरी समय होता है उस समय बनाया हुआ ये प्ले है। वहाँ से ये पार्ट लिया गया है, जो वेद व्यास की जो महाभारत थी उसमें से छोटा सा टुकड़ा लिया गया है जो कि हमें उस परिस्थितियों को बता रहे हैं। ये परिस्थिति क्यों आई हमारे सामने कि हमें महाभारत जैसी चीज़ें देखने को मिली, क्योंकि हमारे भारत के अंदर क्या होता कि जब 1947 के अंदर बात चलती है, हमारे 1947 की, 1947 उस समय क्या होता, हमारे जो भारत है, ठीक है, हमारा जो भारत है तो यहाँ पे क्या होता, हमारे भारत के टुकड़े हुए थे। क्या हुए थे? टुकड़े हो चुके थे। यहाँ पे दो पार्ट, एक साइड जो हमारा पश्चिमी जो ईस्ट पाकिस्तान है वो था, एक साइड हमारा वेस्ट पाकिस्तान था। ये एक पार्ट में कहीं ना कहीं हमारे भारत के क्या थे, हिस्से थे। हमारे भारत का ही क्या होता, ये एक टुकड़ा था। ये एक प्रकार से ऐसा कह सकते हैं कि ये एक ग्रह कलश था। क्या था? ग्रह कलेश था, कि जो ग्रह में होने वाला एक कलेश था। आपसी लोग टूट के क्या हो गए थे, बिछड़ गए थे, दो टुकड़ों में बट गए थे। उसी के ऊपर उस समय किस तरह की परिस्थितियां हमें देखने को मिली थी, उस समय किस तरह की समस्याएं वहाँ पे आई थी, तो वो समस्या सेम टू सेम कॉपी थी हमारे ये जो महाभारत है उसकी। तो वहाँ से जो राजनीतिक मुद्दे उठे थे, सामाजिक मुद्दे उठे थे, किस तरह की वहाँ पे प्रॉब्लम्स हुई थी, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे क्या है, जो धर्मवीर भारती है उनको उठाते हैं वहाँ से और उनका जो बराबरी है, उनका जो कंपैरिजन है वो करते हैं हमारे 1946-7 के जो बंटवारा हुआ था उसको लेकर, कि उस समय भी हमारे जो भारत में है वैसी ही सिचुएशन पैदा हुई है जैसी उस समय महाभारत के अंदर हुई थी। क्योंकि वहाँ पे भी क्या थे, आपस में दो भाई क्या हुए थे, लड़े थे और जो तीसरा व्यक्ति था उसने क्या किया था, फायदा उठाया था। तो यहाँ पर भी जो हिंदू मुस्लिम्स हैं, जो हिंदू मुस्लिम के आखिर है तो भाई है, ठीक है, आपस में, ठीक है, तो उन्होंने आपस में भाई भाइयों के बीच में जो अंग्रेज थे, जिस तरह से वहाँ पे कृष्णा ने, उनको ऐसा माना जाता है कि ये पूरा जो महाभारत है ये इसका पूरा क्रिएशन जो करता है वो लॉर्ड कृष्णा करते हैं। लॉर्ड कृष्णा ही क्या करते हैं, इस पूरे महाभारत को पूरी तरह से कवर करते हैं, पूरी महाभारत को चलाते हैं। तो उसी तरह से जो ये ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, वो क्या करते हैं, इस जो हमारे भारत की जो बंटवारे में पूरी तरह से क्या करते हैं, योगदान करते हैं और वो चाहते हैं कि जो ये भारत है वो क्या रहे,
एक ना रहे, इसके बीच में जो लोग हैं उनमें क्या करो, फूट डालो और क्या करो, राज करो कि ऐसा उनका जो उद्देश्य था वो वास्तव में हुआ। और हमारे जो भारत के उसके कितने टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो चुके थे। फिर हम चलते हैं कि आपको ये जो कमेंट है आपको इस प्ले के ऊपर देखना है, किस तरह से उस समय का जो युग है अंधा हो चुका था, लोग हर तरह से लड़ रहे थे, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था। उन सारी चीज़ों को, पॉइंटों को, उन पॉलिटिकल इश्यूज़ को, उन सोशल इश्यूज़ को लेके ये जो अंधा युग प्ले है वो हमारे सामने आता है। फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको क्या करना है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको 7 नंबर में, 2 नंबर में भी देखने को मिल सकते हैं, उसको आपको डिस्कस करते हुए क्या करना है, यहाँ पे चलता है कि डिस्कस द थीम। आपको सबसे पहले थीम, जो अंधा युग है, मैंने कहा कि ये जो अंधा युग है इसमें मेन जो थीम थी कि 1947 का जो बंटवारा हुआ था हमारा, उस बंटवारे के आधार के ऊपर ही क्या था, इस पूरे प्ले को लिखा गया था कि जो महाभारत का जो सीन हुआ था आखिरी दिन में, जब जो कौरव थे वो युद्ध को हार चुके थे, पांडव जीत चुके थे, लेकिन पांडव वास्तव में जीत चुके थे, लेकिन तो भी उनके, वो कहते हैं ना कि एक जो रिलैक्सेशन मिलती है जीतने के बाद, वो उन्हें नहीं मिली थी। इसी तरह से जब हम कह रहे थे कि हमें अपना जो हमारा अपना खुद का स्वतंत्रता हमें मिलनी चाहिए, तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया, ऐसी चीज़ कर दी जिस वजह से हमें स्वतंत्रता मिली, लेकिन हमने क्या किया, हमें एक गम रहा, क्योंकि हमारे भारत के क्या हो चुके थे, 2 टुकड़े हो चुके थे। हमारे कुछ अपने उस तरफ चले गए थे और हमारे कुछ अपने इस तरफ आ चुके थे। इसके बीच में अगर कोई मरा भी तो वो कौन मरा, हमारे अपने मरे, और जो लड़ाने वाले व्यक्ति थे वो बाहर गए। उन्हें बहुत मज़ा आया, उन्होंने देखा कि ये जो भारत के लोग हैं ये मूर्ख हैं और आपस में ये लोग क्या कर रहे हैं, स्वयं ही लड़के मर रहे हैं। उन्होंने जो बीज एक बोना था, उन्होंने एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी थी वो करके यहाँ से चले गए थे। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। तो इस तरह से आपको इसकी थीम बतानी है अंधा युग की। फिर हम चलते हैं आगे कि डिस्कस हाउ द धर्मवीर भारती एक्सप्रेस द एंटी-वार सेंटिमेंट्स इन द अंधा युग, कि आपको डिस्कस करना है कि जो धर्मवीर भारती हैं वो किस तरह के एंटी-वार सेंटिमेंट्स, एंटी-वार मतलब कि ऐसे कुछ सेंटिमेंट्स वो इस प्ले के अंदर किस तरह से बताते हैं, तो आपको वो भी देखते हुए चलना है। फिर हम चलते हैं आगे, हमारा क्वेश्चन डिस्कस अंधा युग एज ए लिरिक ड्रामा, कि अंधा युग एक ऐसा ड्रामा है, एक ऐसा नाटक है जो कि एक लिरिक की तरह चलता है, एक गाने की तरह, स्लो गाने की तरह धीरे धीरे आप उसको चलाते हुए देखते जा सकते हो। तो आपको उसके बारे में भी क्या करना है, कमेंट करते हुए चलना है। राइट ए नोट ऑन द प्लॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए प्ले, क्योंकि प्ले है तो आपको उसके प्लॉट्स को भी ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा। तो आपको देखना है कि किस तरह से जो धर्मवीर भारती हैं वो अपने इस प्लॉट को किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से वो अंधा युग को लिखते हैं इसमें, तो आपको वो भी ध्यान में रखते हुए चलना है। कि डिस्कस अंधा युग एज ए कंटेम्प्रेरी प्ले, कि अंधा युग को क्या करना है, आपको डिस्कस करना है, उसके समकालीन जो और भी प्ले थे उनको देखना है, किस तरह से इसमें आपको ऐसा और भी प्ले देखने को मिलता है। तो उसके समकालीन और भी जो प्लेस थे उनको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको इस क्वेश्चन के अंदर अटेम्प्ट करते हुए चलने। ये कुछ पॉइंट है जो कि विशेष करके अंधा युग के ऊपर बहुत बड़ी भूमिका रखते हैं, आपको देखते हुए चलना है एग्जाम से पहले इनको। फिर हम चलते हैं कि डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द प्ले अंधा युग इज ए प्रोफाउंड ए मेडिटेशन ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ ए वायलेंस एंड एग्रेसिव सेल्फहुड, कि इसमें जिस तरह से देखते हैं कि जो अंधा युग है ये क्या है, एक मेडिटेशन है, एक कहते हैं ना एक ध्यान मग्न है। जो पॉलिटिक्स क्या होती है, राजनीतिक ऑफ वायलेंस, किसका, वायलेंस, जो एक कहते हैं ना कि एक आतंक या एक कहते हैं ना कि एक जो घटना है जहाँ पे एक विद्रोह होता है उसके ऊपर विशेष करके जो एक एग्रेसिव है उस चीज़ों के ऊपर ये लिखा गया एक अंधा युग प्ले है। इसके अंदर विशेष करके एक राजनीतिक मुद्दे उठते हैं, आपस में लोगों को लड़ाया जाता है, उन चीज़ों को आपको क्या करना है, यहाँ पे डिस्कस करना है। फिर चलते हैं हम आगे कि व्हाट मैसेज डू वी गेट फ्रॉम द प्ले अंधा युग रिगार्डिंग इम्यूलेशंस ऑफ कॉम्पिटिशन्स ऑफ ए वेपन्स, कि आपको ये ऐसा क्या मैसेज दे रहा है कि आपको जिससे ये पता चले
कि इसमें जो हथियार का प्रयोग किया गया उसमें जैसे जवान से जो कुछ ऐसी बातें की गई, या उसने ऐसा कहता है ना कि उसमें अलग अलग, जैसे जो गांधारी थी वो अपनी आंखों की पट्टी खोलती है तो पूरे युद्ध का दृश्य देखती है, तो ऐसे कई ऐसे उसके अंदर ये वेपन्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो आपको एक मैसेज के थ्रू उसके अंदर के जो वेपन्स हैं उनके बारे में यहाँ पे आपको देखते हुए चलना है। फिर हम देखते हैं कि राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ धर्मवीर भारती प्ले, क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना है धर्मवीर भारती का। फिर हम देखते हैं कि राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ ए लॉर्ड कृष्णा। अब सबसे मेन मुख्य व्यक्ति जो पूरे महाभारत को रचता है, तो उसका जो कैरेक्टर स्केच है कृष्णा का, किस तरह से वो पांडवों की मदद करता है, किस तरह से वो जो कहते हैं ना कि जो सितारों को वो बदलता है, क्योंकि पहले जो एक भविष्यवाणी हुई थी उसमें ये कहा गया था कि कौरव क्या करेंगे, इस युद्ध को जीतेंगे, लेकिन जो कृष्णा है वो क्या करता है, तारों की जो दिशा है उसको बदल देता है और पूरा जो युद्ध का जो पक्ष होता है वो पांडवों के अंडर ला देता है। और ये कहते हैं ना कि हर समय समय पर जो अर्जुन है उनको क्या करता है, एक मैसेज देने का काम करता रहता है। और जो कह सकते हैं कि जो कृष्णा है वो मुख्य भूमिका इस महाभारत के सीन में निभाते हैं। कि कैरेक्टर ऑफ ए प्ले अंडर यू इन ए योर वर्ड्स, आपको अपने वर्ड्स में क्या करना है, इन चीज़ों को बताते हुए चलना है। फिर चलते हैं हम कि व्हाट इज द रोल ऑफ कोरस इन अंडर युग। जो कोरस है उसका किस तरह का रोल है अंडर युग के अंदर, उनको देखना है आपको। फिर हम चलते हैं कि व्हाट इज द टाइम ऑफ एक्शन ऑफ अंडर युग। ये दो नंबर के क्वेश्चन है जो आप एक बार देखते हुए चलना कि टाइम ऑफ एक्शन किस तरह का एक्शन का समय है इसके अंदर, तो वो भी देखना आप कि इश्यू राइट यानी टू इश्यू, किस तरह के दो मुद्दे जिस वजह से ये अंडर युग प्ले लिखा गया, किस तरह के ऐसे जो मुद्दे थे, सोशल इश्यूज थे, पॉलिटिकल इश्यूज थे, जो राजनीतिक मुद्दे थे, उन चीज़ों को आपको यहाँ पे दो एग्जाम्पल के रूप में 2 नंबर के क्वेश्चन में बताने कि व्हेन प्ले अंडर युग पब्लिश, कब इस अंडर युग को पब्लिश किया गया, उसको लिखना है कि 1895 में ये पूरा हो चुका था। फिर हम चलते हैं कि वाई डिड अश्वत्थामा वेंट टू अनरिलीज ब्रह्मास्त्र, कि जो अश्वत्थामा है वो क्यों ब्रह्मास्त्र को अनरिलीज करते हैं, क्यों वो ब्रह्मास्त्र को वापस रोक देते हैं, क्योंकि वो ब्रह्मास्त्र उपयोग करने जाते हैं। तो उन चीज़ों को जब आप ये प्ले करोगे तो वहाँ पे आपको ये 2 नंबर की छोटी छोटी क्वेश्चन है वो वहाँ से आपको मिल जाएंगे। विच कैरेक्टर इन ए अंडर युग ब्लाइंड फोल्डेड हरसेल्फ, जो गांधारी थी वो क्या करती हैं, अपने पूरे इस महाभारत के अंदर क्या रखती हैं, आंखों पर पट्टी बांधे हुए रखती है। तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्ले में मिल जाएगी। अब हम चलते हैं यहाँ पे जो हमारा प्ले है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। यहाँ तक हमारे तीनों जो प्ले हैं, शेक्सपियर का जो 12 नाइट है, कैंडिडा है GB शॉ का, और हम अंडर युग जो लेके चलते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे एकदम से धर्मवीर भारती की पूरी हो जाती हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिटरेरी जो हमारे कुछ ऐसे लिटरेरी टर्म्स है उनके बारे में चलेंगे, क्योंकि ड्रामा है, प्ले है, कॉमेडीज़ है, उन चीज़ों को भी हमें यहाँ पे देखते हुए चलना है कि प्रेजेंट ए शॉर्ट पिक्चर ऑफ प्लॉट्स एंड चीप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेक्सपियर कॉमेडीज। आपको शॉर्ट पिक्चर जो प्लॉट्स होते हैं वो क्या होते हैं, किस तरह से उस प्लॉट्स को लिखा जाता है, क्या एलिमेंट्स हैं, तो उनके बारे में बताना है। और शेक्सपियर की जो कॉमेडीज़ हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे उसकी चीप कैरेक्टरिस्टिक, उसकी कुछ विशेषताओं को क्या करना है, यहाँ पे लिखते हुए चलना है। फिर हम कहते हैं कि राइट एन एसे ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ड्रामा। आपको विशेषता बतानी है मॉडर्न ड्रामा के ऊपर। मॉडर्न ड्रामा क्या होता है, उसकी क्या विशेषता है, उसके क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, उसको बताते हुए भी आपको चलना है कि व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ शेक्सपियर ड्रामा। शेक्सपियर ड्रामा के जो साइलेंट फीचर्स हैं उसको बताना है आपको। ये भी मुख्य क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन द सोलिक्यू एंड एसाइड, 2 टर्म्स हैं लिटरेरी टर्म, सोलिक्यू और एसाइड किसे कहते हैं, उसको आपको क्या करना है, ड्रामा के अंदर जो बताते हैं, सोलिक्यू दुख का एक पार्ट होता है, एसाइड क्या होता है, उसी समय कुछ दूसरी घटना होती है। तो ये जो टर्म्स हैं आपको ड्रामा के अंदर मिलते हैं देखने को, सब पार्ट्स हैं इसके, तो उसके बीच में जो क्या डिफरेंस है उसको आपको क्या करना है, बताना है। फिर चलते हैं कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड सोलिक्यू। ड्रामेटिक मोनोलॉग और सोलिक्यू के बीच में भी आपको डिफरेंसेस क्या करने हैं, बताते हुए चलना है कि व्हाट इज द एपिलॉग ऑफ द प्ले अंडर युग। एपिलॉग क्या है अंडर युग के अंदर, आपको वो बताना है। सबसे पहले देखना है कि जो एपिलॉग है वो किससे कहते हैं, एपिलॉग किस तरह से अंडर युग के अंदर क्या है, उपयोग में लिया गया है। इन चीज़ों को भी आपको देखते हुए यहाँ पे चलना है। फिर हम चलते हैं कि व्हाट इज प्लॉट डिस्कस्ड इन डिटेल। आपको प्लॉट के बारे में देखना है, इसको डिस्कस करना है डिटेल में कि क्या है ये,
किस तरह का ये क्वेश्चन है, किस तरह से प्लॉट का उपयोग लिया जाता है, क्या एलिमेंट्स है, उन सारी एक एक पॉइंटों को आपके पास समय खूब है, आप देखते हुए चलना। मेरा काम था कि आपको उन एक एक पॉइंट्स पे जाना है, क्योंकि प्ले बड़े बड़े थे, आप इतना एकदम से कवर नहीं कर पाते, क्या मेन पॉइंट्स हैं आप उनको कवर नहीं कर पाते, इसलिए आपके सामने एक कच्चा मैप मिल गया। आपको इन सारे पॉइंट्सों को तैयार करते हुए चलना, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी। हमारा आखिरी क्वेश्चन है 20, जिसमें आपको सबसे पहले देखना है रोमांटिक कॉमेडी। ये 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आपको पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज रोमांटिक कॉमेडी, ठीक है। उसके बाद मोरालिटी प्ले क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखनी है आपको, फिर प्रॉब्लम प्ले क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखनी है, कॉमेडी क्या है, और ड्रामा और प्ले किसे कहते हैं। इन 5 पॉइंट्स को भी क्या करना, आप ध्यान रखते हुए चलना। ये एग्जाम में आए हुए प्ले, ये एग्जाम में ये जो पॉइंट्स हैं, ये 2 नंबर के जो क्वेश्चंस है 2 मार्क्स के, उसमें आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप इतने सारे जो ये पॉइंट्स मैंने बताए हैं इस पेपर के अंदर, आप सारे कवर करते हुए चलना। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस वहाँ पे मिल जाएंगे हूबहू। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, पूरा पेपर यहाँ पे गैस करने की कोशिश की है। अब आपका काम है कि आप इसे किस तरह से वहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं, आप किस तरह से उन चीज़ों को वहाँ पे लिखते हैं, उन चीज़ों को आपको अच्छे से यहाँ पे बताना है, ठीक है। ये था आपका पेपर 2। अब यहाँ पे क्या होता है, पेपर जो आपका इंग्लिश लिटरेचर जो 2nd ईयर का है वो समाप्त होता है। पेपर 1 मैंने करवा दिया है, पेपर 2 हो गया है, आपके पास पहुँच जाएगा ये पूरा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों पेपर को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से एक एक पॉइंट को कवर करते हुए चलना है, और एग्जाम के टाइम में बड़े ही शांति से, बड़े आराम से इन सारी चीज़ों को क्या करना है, करते हुए चलना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। आई होप को आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इन जो ये जो वीडियो है इसको शेयर करना, हमारे और भी जो भाई बहन हैं उन तक ये सारी बातें पहुंच सकें, और मैं चाहता हूं कि आपके बहुत अच्छे नंबर आए, और इसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। आसपास के जो भी जितने भी छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं वो सारे आपके यहाँ पे कवर करते हुए चल जाएंगे, ठीक है। हम आएंगे, अब क्या करेंगे आगे, जो हमारा BA फाइनल है उसके भी पेपर 1 और पेपर 2 का मैं जो वीडियो है वो यहाँ पे लेके आऊँगा। आप सब बने रहिएगा इसी तरह से। जो हमारा जो एक प्रेम है जो आप मुझे देते हो वो क्या बना रखा, मेरे ऊपर बना रहिएगा, और मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे ही धीरे धीरे क्या करूँ आपके लिए और भी अच्छे अच्छे जो मैटर हैं वो लेके आऊँ, ठीक है। थैंक यू। आपने बहुत कहते हैं ना कि जो आपने जो हमें देते हो, जो जैसे कि आप देखते हो, आप अच्छे जो कमेंट्स करते हो, जिससे क्या होता है कॉन्फिडेंस आता है, और इससे हमें क्या रहता है मोटिवेशन मिलता है, और हम क्या करते हैं आपके लिए अच्छे से अच्छे मैटर लाने की यहाँ पे पूरी तैयारी करके आते हैं, और पूरे मैटर को हम क्या करते हैं अच्छे वे में आपको डिस्कस कर पाते हैं। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।